इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस फॉर कंडक्टर्स कल डिस्कस किया था कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों बढ़ेगी। बता दिया था मैंने क्यों बढ़ेगी, ठीक है। और अब इनका जो ग्राफ आएगा कि स्ट्रेट लाइन होगा कि कर्व होगा कि कैसे हो, ये तो पक्का है कि बढ़ेगी ही, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, बट ग्राफ अलग अलग आएंगे हर कंडक्टर के लिए। तो अगर मैं बात करूं कॉपर की, है ना, तो जो कॉपर के लिए ग्राफ आएगा बच्चों वो इस तरह का मिलेगा। इधर अगर टेम्परेचर है, जब खींचा गया टेम्परेचर इन केल्विन, और इधर रेजिस्टिविटी और या रेजिस्टेंस भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जो दोनों के बीच में ग्राफ आएगा वो ये आएगी इसकी शेप। सीधा भी हो सकता है, हर एक कंडक्टर के लिए अलग अलग शेप आ सकती है, लेकिन ये पक्का है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, बना लिया, ग्राफ बना लो, ये तो नोट कर ही चुके थे लास्ट लेक्चर में। नाउ अब बात करेंगे हम फॉर सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, ये फॉर कंडक्टर्स हो गया। नाउ फॉर सेमीकंडक्टर्स, सेकंड है फॉर सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर्स में भी बेटा वही बात है कि टेम्परेचर बढ़ाया, तो कल हमने डिस्कस किया था कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, टॉ कम हो रहा है, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जा रहा है। और ये वाला फॉर्मूला याद हो गया होगा अब तक, ml/ne² टाउ ए। तो अगर टॉ कम हो रहा है तो आर बढ़ेगा, यानी कि रो भी बढ़ेगा, क्योंकि ये जो होता है रो इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है m/ne² टाउ। एल बाई ए हटा दो तो रो का फॉर्मूला बचता है, ठीक है। तो रो भी बढ़ेगा, आर भी बढ़ेगा, है ना। अब सवाल ये है कि और क्या होता है, दूसरी चीज क्या हो रही है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, आयोनाइजेशन की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अब फिर से वही बात कि दोनों रेजिस्टेंस कम भी हो रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पे क्योंकि टॉ कम हो रहा है, और रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पे ज्यादा भी हो रहा है। इधर टॉ कम होने से आर बढ़ रहा है और इधर एन बढ़ने से आर रेजिस्टेंस कम हो रहा है। तो कि कौन डोमिनेट करेगा, ये डोमिनेट करेगा, ये डोमिनेट करेगा। तो बच्चों सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जिनके पास जो करंट फ्लो कर भी सकते हैं और करंट नहीं भी फ्लो कर सकते हैं, पूरी तरह इंसुलेटर भी नहीं होते। इनके पास रूम टेम्परेचर पे लगभग 0 के बराबर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेमीकंडक्टर्स के पास, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके पास रूम टेम्परेचर पे नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब बताओ किसी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं और अचानक से उसके बढ़ गए तो उस पर तो फर्क पड़ेगा। वो कंडक्टर की तरह सागर थोड़ी है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की भरमार है। भाई इसके पास बेचारे के पास थे ही नहीं फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर है। तो इसके पास जरा से भी इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़े तो वो ज्यादा इफेक्ट दिखाएगा, क्योंकि वो एकदम से करंट फ्लो करने लगेगा, मतलब कि इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। तो कौन सा वाला इन दोनों में से डोमिनेट करेगा, डोमिनेंट ये वाला सिग्निफिकेंट होगा। सिग्निफिकेंट मतलब किसको माना जाएगा, सिग्निफाई कौन होगा, कि अब यानी कि जो फाइनल रिजल्ट निकला सेमीकंडक्टर का कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे सेमीकंडक्टर में तो हमारा आर कम होगा, रो भी कम होगा। ये फैक्टर डोमिनेट करेगा, ये डोमिनेट नहीं करेगा। कंडक्टर में कौन डोमिनेट कर रहा था कि उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा थे, तो उस पर कोई इनसिग्निफाई, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था थोड़े नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने का, तो वहां रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा था, ये फैक्टर डोमिनेट कर रहा था। यहाँ ये फैक्टर डोमिनेट करेगा। सेमीकंडक्टर्स होते क्या है, आगे हम बहुत अच्छे से चैप्टर पढ़ेंगे, लास्ट है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है। तो वहां हम सेमीकंडक्टर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर होते हैं जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सेमीकंडक्टर्स हैं। तो अगर आता है सेमीकंडक्टर के लिए ग्राफ ड्रॉ करो, तो इसमें ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चों, देखो इधर लिया, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर टेम्परेचर है, टेम्परेचर किसमें लिया, इन केल्विन, और इधर लिया रो या आर भी ले सकते हो। तो इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, तो ये ग्राफ आएगा, ठीक है। बनाइए, क्लियर है सबको, से यस और नो। यस मैम। वेरी गुड। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, ये ग्राफ जो आते हैं ना ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब तीसरा जो है वो है एलॉय।
एलॉय के लिए कैसा ग्राफ बनेगा। एलॉय क्या होते हैं बच्चों, एलॉय होते हैं नाइक्रोम हो गया, मैग्निन हो गया, कॉन्स्टेंटन हो गया, ये एलॉयज होते हैं। ठीक है, अब मैग्निन और कॉन्स्टेंटन वर्ड तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी चैप्टर में हम दो चीजें पढ़ेंगे, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। उसमें ये हम यूज करेंगे कि हम मैग्निन का वायर यूज कर रहे हैं, एक कॉन्स्टेंटन मटेरियल है उसका वायर यूज कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं वो मैं रीजन यहाँ पे भी बताऊंगी, और वो एलॉयज है क्या और उनके लिए ग्राफ कैसा आएगा। देखो भाई, अब तीसरा है फॉर सम एलॉयज। सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ 1 मार्क में पूछ लिए जाते हैं बोर्ड में। फॉर सम एलॉयज, एलॉयज कौन से, लाइक नाइक्रोम, नाइक्रोम एक एलॉय है, मैग्निन एक एलॉय है, और कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन। तो देखो ये 3 है। अब इनमें जो 2 है ना, हम पढ़ेंगे अभी आगे जाके बच्चों मीटर ब्रिज। तो उसमें हम कहेंगे कि 1 मीटर लंबा वायर यूज कर रहे हैं हम मैग्निन का या कॉन्स्टेंटन का। तो वहां पे क्वेश्चन आता है कि हम ये ही क्यों यूज कर रहे हैं, तो उसका आंसर यहाँ से मिलेगा आपको। ठीक है, नाम आप सुन लो कि नाइक्रोम, मैग्निन, कॉन्स्टेंटन। अब देखो इनकी कहानी पढ़ते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई। तो मानो हमने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाया, तो इसका मैं तुम्हें रिजल्ट डायरेक्ट बता दूं कि आर एंड रो कैसे रहेंगे, आर नियरली अनअफेक्टेड। अनअफेक्टेड मतलब कि उनको कोई असर नहीं पड़ेगा। अब ऐसा क्या हुआ होगा कि कोई असर नहीं पड़ा, हो सकता है ऐसा हुआ हो कि जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं और टॉ कम होता है, तो टॉ के कम होने से रेजिस्टेंस बढ़ता है और एन के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होता है। अगर जितना बढ़ा उतना ही कम हो गया तो इफेक्ट क्या हो जाएगा, इफेक्ट क्या हो जाएगा, अगर ये जितना बढ़ा उतना ही ये कम हो गया तो इफेक्ट क्या हो जाएगा, 0। तो ये खास बात होती है इसकी कि अब हम यूज क्यों करते हैं ये वहां पे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वायर जो है, पहले नोट करो कि इफेक्ट 0 हो गया, कंपनसेट हो जाएगा, इधर जितना आर इंक्रीज हुआ उधर इतना आर डिक्रीज हुआ, और क्या हो गई, दोनों चीजें कंपनसेट हो गई। तो नेग्लिजिबल इफेक्ट, वो टोटल नेट इफेक्ट क्या रहा, 0। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो वहां पे जब हम वायर यूज करते हैं ना मीटर ब्रिज में और उसमें, तो हम चाहते नहीं कि उस मटेरियल की, उस वायर का रेजिस्टेंस चेंज हो, क्योंकि जब लगातार तुम यूज करते हो किसी चीज को, अप्राट जब तुम ओम्स लॉ वगैरह के एक्सपेरिमेंट करोगे और भी चीजों के मीटर ब्रिज का भी एक्सपेरिमेंट है लैब में, तो अगर खुले स्कूल तो जब करोगे तो उसमें क्या होता है, जब तुम लगातार यूज करते हो ना, तो आपने 10th क्लास में पढ़ा था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, कि जब बहुत देर तक करंट फ्लो होती है और उस चीज का रेजिस्टेंस आर है और टी टाइम तक फ्लो हो रही है, तो वो हीट प्रोड्यूस करने लगता है। सिंपल सी बात है, किसी चीज में करंट फ्लो हो रही होती है, वायर गर्म हो जाता है कि नहीं हो जाता। तो अब वायर गर्म हो गया तो गर्म होने से रेजिस्टेंस चेंज होगा, हम नहीं चाहते वहां पे रेजिस्टेंस चेंज हो, तो इसलिए हम कौन सा वायर यूज करते हैं, मैग्निन या कॉन्स्टेंटन का वायर यूज करते हैं, कि टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट ना आए। इसका ग्राफ क्या होगा बच्चों, देखो थोड़ा बहुत टेम्परेचर जब आप बढ़ा रहे हैं ना, इधर लिया टेम्परेचर केल्विन में, ठीक है, और इधर ले रहे हैं बच्चों रो और के, ठीक है। तो इधर स्टार्टिंग में यहाँ से टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट ही नहीं है, तो अगर बहुत टेम्परेचर बढ़ा दिया तब जाके कहीं थोड़ी बहुत रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, वो भी आपको ऐसे लाइन नहीं खींचनी, ऐसे नहीं खींचनी। देखो आपको कॉन्स्टेंट दिखाना है कि टेम्परेचर बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, यहाँ तक तो कोई इफेक्ट नहीं, उसके बाद बस आपको ऐसे दिखाना है यहाँ तक, यहाँ से स्टार्टिंग में इन लोगों की इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत हाई होती है, तो यहाँ पर हाई रेजिस्टिविटी दिखाएंगे यहाँ पर, क्योंकि एलॉयज होते हैं, एलॉयज की रेजिस्टिविटी कैसी होती है, हाई। 10th क्लास में पढ़ा है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और रेजिस्टिविटी भी हाई होती है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी हाई है तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट नहीं होगा, नॉर्मल यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, और ऐसे सीधा ऊपर की तरफ नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा स्लोप दिखाएंगे, बहुत ज्यादा स्लोप नहीं दिखाना है ना। अगर अनअफेक्टेड बिल्कुल ही इफेक्ट नहीं पड़ता, आइडियल तो कोई भी नहीं है, तो हम ऐसे दिखाते, बट ऐसे नहीं दिखाना क्योंकि आइडियल नहीं है, थोड़ा सा स्लेंट लाइन कर देनी है, ठीक है, ज्यादा स्लेंट नहीं करनी। क्लियर है सबको ये बात? मैम बोलो। हमें वाई एक्सिस पर क्या माना है आपने, पी क्या है ये सॉरी, रो, रेजिस्टिविटी या फिर आर, कुछ भी ले सकते हो। ओके मैम। मतलब अगर कहता है टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी पे इफेक्ट दिखाओ तब भी यही ग्राफ बनाना है, अगर कहता है टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कैसी वैरी हो रहा है वो ग्राफ दिखाओ तो ये बना देना है। तो अगर आता है, देखो 1 मार्क में क्वेश्चन कैसे आएगा कि टेम्परेचर डिपेंडेंस दिखाओ विद ऑफ रेजिस्टेंस
मैग्नीन की या एलॉय की या कॉन्स्टेंटन की या नाइक्रोम की, तो वो आपको उसी का स्पेसिफिक ग्राफ बनाना है। रीजन पूछे तो रीजन बता देना, ठीक है। अगला हेडिंग डालिए, अगला हेडिंग डालो बच्चों, 1 मार्क में इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल मैं आपको दूंगी, ठीक है, ग्रुप में भेज दूंगी, तो आप वो ट्राई करेंगे आप इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। देखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है कि टेम्परेचर कितना बढ़ाया तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ा। तो अगर 1 डिग्री जो टेम्परेचर बढ़ा दें अगर, तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसको डिनोट करते हैं अल्फा से। टेम्परेचर कोफिशिएंट को डिनोट करते हैं अल्फा से, ठीक है। मान लो टेम्परेचर हमने करा, पहले था T और बाद में हमने टेम्परेचर कर दिया T प्लस डेल्टा टी, तो कितना चेंज किया, चेंज कितना किया टेम्परेचर में, डेल्टा टी। ऐसे ही पहले जो रेजिस्टेंस था किसी चीज का वो था आर नॉट, ठीक है। मान लो हमने उसे चेंज कर दिया, अब फाइनल उसका हो गया आर नॉट प्लस डेल्टा, और नया हो गया, ये नया हो गया, इसको कुल मिला के मैं आर कह सकती हूँ, ठीक है। पहले था आर नॉट, अब हो गया आर नॉट प्लस डेल्टा आर, ये चेंज हुआ, और फाइनल टोटल मिला के इसको कह दूं कि ये हो गया मेरा आर, ठीक है। तो इसके लिए एक इक्वेशन है, वो देखो क्या होता है इसमें रिलेशन की, चेंज इतना हुआ टेम्परेचर में, पहले रेजिस्टेंस इतना था, बाद में रेजिस्टेंस इतना हो गया, टेम्परेचर कोफिशिएंट ये है। तो इन सब में जो रिलेशन आता है वो ये रहता है, डेरिवेशन इसका नहीं है कोर्स में, तो आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे, आर इज इक्वल टू एल्फा, आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी। R इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर की इतना टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर कोफिशिएंट आर नॉट स्टार्टिंग में कितना था टेम्परेचर, तो ये फॉर्मूला आएगा फाइनल रेजिस्टेंस और इनिशियल रेजिस्टेंस में। अल्फा क्या होता है कि कितना पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर डिग्री केल्विन चेंज, पर केल्विन चेंज करने में रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया, वो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है कि भाई आया तो चेंज। बट अभी हमने क्या बताया सारे ग्राफ्स में कि भाई कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस कम हो गया, एलॉयज के लिए टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। बट ये नहीं बताया कितना कितना क्या क्या, तो कितना कितना और क्या क्या मेजर करने के लिए कि कितना इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो मेजर करने के लिए जो कोफिशिएंट यूज किया जाता है वो है अल्फा, जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कि कितना टेम्परेचर बढ़ाने पे कितना रेजिस्टेंस चेंज होगा, किस हिसाब से चेंज होगा, तो वो उस मेजरमेंट को करने के लिए ये यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। इसको बोलते हैं, अल्फा को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस या टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। अब इसमें देखो R इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए, तो मैंने यहाँ लिख दिया रो एल बाई ए। आर नॉट को लिख सकती हूँ रो नॉट, अब लेंथ और एरिया तो चेंज नहीं हो रहा, एल बाई ए ब्रैकेट में 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक। तो देखो एल बाई ए से एल बाई ए कट गया, तो रो का भी वही फॉर्मूला बचेगा जो आर का है, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है, नोट करो। अल्फा का फॉर्मूला अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, देखो इस फॉर्मूले से अल्फा का फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं तो कितना आ जाएगा, R इज इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी, तो आर नॉट इधर लिया और मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, R इज इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट एल्फा डेल्टा टी, इधर आ जाएगा R माइनस आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट एल्फा डेल्टा टी, ठीक है, और आर नॉट डेल्टा टी अपॉन में ले आओ, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, आर नॉट डेल्टा टी, ये फॉर्मूला आ गया किसका, अल्फा, डायरेक्ट भी याद कर लोगे, ये भी आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है।
ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट ऑफ अल्फा क्या हो जाएगी, डिग्री सेल्सियस इनवर्स या केल्विन इनवर्स, दोनों में से कोई भी लिख दो। कोई डाउट यहां तक? ठीक है बच्चों, यस मैम। नाउ 1 मार्क का एक तो ये और एक क्वेश्चन देखो, हटा दूं, ये हटा रही हूं मैं नीचे का। कंडक्टर्स के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा की वैल्यू कैसी होगी और एलॉय के लिए कैसी होगी, वो देखते हैं। कंडक्टर्स के लिए अल्फा कैसा होगा, सेमीकंडक्टर्स के लिए कैसा होगा और एलॉयज के लिए कैसा होगा, एलॉयज लाइक नाइक्रोम टाइप, है ना। तो देखो ये फॉर्मूला सब लिख लो, R इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, याद रखो ये फॉर्मूला। अब मेरी एक बात बताओ, अल्फा के लिए कंडक्टर के लिए अल्फा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा, इस टर्म में बताओ, कंडक्टर्स के लिए कैसा होगा बोलो। ऊपर वाले को देख के बताना, इस इक्वेशन को देख के बताओ, अल्फा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या बोलो जल्दी। अब देखो यहाँ से दिमाग लगाना सिखाओ, पॉजिटिव होगा, वेरी गुड। किसने बोला, हम ले ले। हाँ देखो कंडक्टर्स के लिए, कंडक्टर्स की बात कर रही हूँ पहले, कंडक्टर्स के लिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कंडक्टर्स के लिए। अब ये वाली इक्वेशन देखो, या ये फाइनल रेजिस्टेंस है और ये इनिशियल है, सबसे शुरू में जो था, ठीक है, ये बात इतना टेम्परेचर चेंज करने पे इतना फाइनल हो गया, तो जो फाइनल आएगा वो इनिशियल से ज्यादा आएगा, तो यानी कि इस टर्म में कुछ चीज प्लस करनी पड़ेगी तभी तो ज्यादा आएगा, कोई चीज प्लस करनी पड़ेगी तब ये चीज ज्यादा आएगी पहले से इससे, तो यानी कि अल्फा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। सेम सेमीकंडक्टर में देखो, सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस कम होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस कम होता है, अब कम होता है यानी कि फाइनल रेजिस्टेंस क्या हो गया, डेल्टा टी बढ़ाने पे कम हो गया, तो कम हो गया यानी कि इसमें से कोई चीज माइनस करनी पड़ेगी, तो यानी कि सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या होगा, नेगेटिव। सेम एलॉयज में देखो, एलॉयज पे कोई फर्क नहीं पड़ता रेजिस्टेंस पे, है ना, तो यानी कि इसका क्या होगा, एग्जैक्टली जीरो नहीं लिखोगे क्योंकि हमने ग्राफ थोड़ा सा स्लेंट बनाया था याद है, तो अप्रोक्सीमेट जीरो लिख लोगे क्योंकि आर बढ़ाने का, टेम्परेचर बढ़ाने का आर पे कोई इफेक्ट नहीं है यहाँ पे। क्लियर है बच्चों, 1 मार्क में ये चीज याद रखें कि कॉफिशिएंट, टेम्परेचर कॉफिशिएंट कंडक्टर्स के लिए कैसा होता है, पॉजिटिव, सेमीकंडक्टर के लिए कैसा होता है, नेगेटिव, एलाइज के लिए कैसा होता है, जीरो। अब ये काम कहाँ आएगा बच्चों, मान लो कोई न्यूमेरिकल आया, ठीक है, बहुत सारे केसेस में अल्फा आपको प्लस में ही लेना पड़ेगा, लेकिन अगर कहीं स्पेसिफिकली लिखा है कि वो सेमीकंडक्टर है न्यूमेरिकल में, तो जिस बच्चे ने अल्फा नेगेटिव नहीं लिया उसका आंसर नहीं आएगा, है ना। मान लो बोर्ड में क्वेश्चन आया, तो जिसको पता होगा कि सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा नेगेटिव होता है, तो वो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी होगी उसके आगे माइनस लगा के सॉल्व करेगा, और एक बच्चा जिसको सिर्फ फॉर्मूला याद है और ये कंसेप्ट नहीं पता है कि पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है, तो वो क्या करेगा, वो ऐसे ही करेगा और आंसर कैसा आ जाएगा, गलत। तो फॉर्मूला तो वो सही लगाएगा तो फॉर्मूले का आधा 1 नंबर मिल जाएगा, लेकिन जो नेगेटिव लगा के सॉल्व करेगा उसका पूरा क्वेश्चन आएगा और वो टॉपर बन जाएगा। तो इसलिए छोटी छोटी बड़ी अचीवमेंट्स के लिए बहुत छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देके चलना है, तब आप बड़े बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको 2 न्यूमेरिकल सेंड करूंगी आज, ठीक है, तो ये 2 न्यूमेरिकल आपने घर पे ट्राई करने हैं आज, 2 या 3 सेंड करूंगी, और एनसीईआरटी में भी, एनसीईआरटी के ही होंगे शायद वो, और एनसीईआरटी से भी देख लेना, इसके 2-3 एग्जाम्पलर्स हैं, ठीक है। नाउ अब आज जो हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हटा दूं ये बच्चों, मैम ये एसआई यूनिट क्या लिखी है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स या पर डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो, या तो सेल्सियस का इनवर्स लगा दो या पर डिग्री सेल्सियस लिख दो, बात एक ही है, ठीक है।
यस मैम। गर्ल्स समझ आ रहा है बेटे? गर्ल्स हैं क्लास में या नहीं है? मैम। पढ़ रहे हो बेटा, नोट्स बना रहे हो, समझते चल रहे हो चीजें? यस मैम। मानसी कश्यप, मानसी प्रजापति, मुस्कान, है ये दोनों मानसी? यस मैम। ओके। अमन, अरोरा स्क्रीनशॉट ले लिए बेटे, ठीक है? यस मैम ले रहा हूँ। ओके, चलो अब जो हम पढ़ने वाले हैं ना, वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और अब एक पार्ट समझ लो कि इस चैप्टर का खत्म हो गया, हाफ पार्ट खत्म हो गया, और एक जैसी चीजें, मतलब दो पार्ट में मान सकते हो तुम इस चैप्टर को, कि एक में ये हम ये सारी बातें कर रहे हैं थोड़ी सी, जिससे तुम्हारा 10th कनेक्टेड है थोड़ा सा, और मतलब थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी था, बहुत सारे डेरिवेशन और ऐसे ऐसे फॉर्मूले। अब जो है वो एक नया पार्ट शुरू हो रहा है, समझ लो। और उसमें हम पढ़ेंगे सेल का ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, और व्हीट स्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, ये वाला पार्ट रहता है बस सब, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों सेल, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कि सेल का ईएमएफ क्या होता है, सेल का ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है ना। और तीसरी चीज हम पढ़ेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये कल तक टॉपिक चलेगा, है ना। और हाँ, यही तीन चीजें पढ़ेंगे। फिर सेल का पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन, सेल का कॉम्बिनेशन, दो कॉम्बिनेशन होंगे सेल के, सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है। ये हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। और ये छोटी छोटी चीजों में बच्चों को बहुत डाउट रहता है, तो बिल्कुल ठीक से समझते चलना, ठीक। तो ये नोट करो, और फिर पहला हेडिंग डालो सेल। सेल, सेल क्या होता है बच्चों? मैं तुम्हें बार बार बताती चल रही हूँ कि सेल का काम बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, नहीं, सेल चार्ज को चला रहा है। यानी कि सेल जो है, मान लो अगर कोई ये कंपोनेंट लगे हैं, ये रेजिस्टेंस लगा है और यहाँ पर एक सेल लगा है, तो सेल क्या काम कर रहा है, यहाँ से एनर्जी ले रहा है, और यहाँ पे भी हर कंपोनेंट तक मान लो एक और रेजिस्टेंस लगा है, तो सेल एनर्जी लेके, चार्ज को एनर्जी देके फेंक रहा है कि तुम जाओ हर कंपोनेंट में जाओ और पाथ कंप्लीट करो, वापस आ जाओ, हम तुम्हें फिर से एनर्जी दे देंगे चलने की। तो इलेक्ट्रॉन को या चार्ज को सेल जो है वो चला रहा है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे कि जो सेल है वो प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट, ये दे रहा है ना। चार्ज को क्या कर रहा है, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चार्ज को एनर्जी दे रहा है और भेज रहा है, एनर्जी दे रहा है और भेज रहा है आगे। चार्ज अभी तक रुका पड़ा था, कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन थे, बच्चा सेल ने क्या काम कर दिया, उसको चलाने का काम कर दिया, ठीक है। दूसरी चीज सेल क्या कर रहा है, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट बात, ये तो मैं बार बार बोलती ही रहती हूँ, कि जो सेल है डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज, चार्ज को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तीसरी चीज, जो सेल है वो क्या मेंटेन कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। अरे भाई पोटेंशियल, ये भी मैंने तुम्हें चार्जिंग कैपेसिटर पे बताई थी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। अगर दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो चार्ज चल ही नहीं पाएगा एक जगह से दूसरी जगह। तो क्या होगा कि सेल क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर रहा है ना। तो सेल क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, सेल मेंटेन्स अ पोटेंशियल डिफरेंस which forces the charge to move in the circuit, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रहा है, ठीक है। अब सुनो एक बार, तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि भाई ये रहा सेल, ऐसा वाला सेल पढ़ा है ना, ये केमिकल सेल क्या कर रहा है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, जो अगर तुम बात समझ गए तो तुम्हें कहानी समझ में आ जाएगी कि सेल कर क्या रहा है। सेल के पास अंदर भरा हुआ है सोल्यूशन, है ना, कोई भी केमिकल सोल्यूशन है, आपने केमिस्ट्री में थोड़ा सा पढ़ा होगा, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट,
लाइट। सोल्यूशन है ना, कंडक्टिंग सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है ये? कंडक्टिंग सॉल्यूशन। और इसके अंदर है 2 इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड ये है बच्चों और एक इलेक्ट्रोड ये है, ये रहे 2 इलेक्ट्रोड। अब इस इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर कनेक्ट कर दिया सर्किट से, जो भी बल्ब जलाना है, कुछ भी करना है, ठीक है। अब अंदर क्या हुआ कि इस सॉल्यूशन के अंदर रिएक्शन होती है, किसको पता है? अभी पढ़ लिया तुमने, सेल पढ़ा है ये, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह केमिस्ट्री में भी पढ़ा है नहीं? हाँ या ना बोलो। मैम रिडॉक्स रिएक्शन। यस, वेरी गुड। कौन बोला? रोहित। यस मैम। हाँ, इस सेल के अंदर ना रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है ना। और इस रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान यहाँ पर, और ये रिएक्शन खास बात है कि एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसी होती है बच्चों? जो एनर्जी रिलीज करती है, एनर्जी रिलीज कर रही है, ठीक है, एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ पर बहुत सारी, क्योंकि इसके अंदर केमिकल लोचा हो रहा है कुछ अंदर। अब सेल कर क्या रहा है? बेसिकली सेल यही तो कर रहा है कि जो केमिकल एनर्जी है, जो केमिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। अब बात सुनो मेरी बच्चों ध्यान से यहाँ पर। अब अंदर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हुआ रिएक्शन और यहाँ पर आ गया बच्चों नेगेटिव चार्ज, तो ये बन गया एनोड, और यहाँ पर इकट्ठा हो गया पॉजिटिव चार्ज, और ये बन गया कैथोड, ठीक है। अब क्या हुआ? अब इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से चलना शुरू किया। अब मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन चला, यहाँ चला, ये चला, इसमें गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया। अब बेचारा यहाँ से चला, इस रेजिस्टेंस को पार करके आया, फिर वापस यहाँ पे आया, बेचारा यहाँ तक आते आते तो उसकी एनर्जी खत्म हो गई, डाउन। अब क्या हुआ? यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, जो हो रहा है यहाँ पर हो रहा है, ये देखो कैसा है पॉजिटिव, ये कैसा है नेगेटिव। अगर सर्किट कंप्लीट होना है तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन आया तो उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, उस इलेक्ट्रॉन को इस पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की तरफ जाना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन के पास तो जो है नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव प्लेट की तरफ कैसे जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिपल्शन का फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर केमिस्ट्री शुरू होती है, यहाँ पर फिजिक्स का काम नहीं है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बहुत कम है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन से इसको इतनी एनर्जी मिल गई इलेक्ट्रॉन को कि ये सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से लड़ भिड़ के ऐसी रिएक्शंस हुई जिससे यहाँ पर अंदर इस इलेक्ट्रॉन को बहुत सारी एनर्जी मिल गई, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे केमिकल रिएक्शन भारी पड़ गई, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हो गया हल्का पड़ गया, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हल्का पड़ गया। और कौन हावी हो गया? कौन हावी हो गया? केमिकल रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन से जो भी केमिकल रिएक्शन हुई उससे क्या निकला? नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स लगा। कैसा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कौन से फोर्स की वजह से गया? नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये ज्यादा हावी हो गया। किसकी वजह से आ रहा है ये? ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। ड्यू टू केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन को बहुत सारी एनर्जी मिली और वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिर से एनर्जी लेके फिर से नेगेटिव की तरफ पहुंच गया, और फिर वो अपना काम करने लगा, यहाँ से चला 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 चला, और फिर यहाँ पे तक आते आते फिर से उसकी एनर्जी खत्म। फिर से केमिकल रिएक्शन, जो अंदर का सोल्यूशन है उसने ऐसे एनर्जी दी, और फिजिक्स का विरोध करते हुए इसने इसे नेगेटिव प्लेट तक पहुंचाया एनर्जी देके। तो सेल यहाँ पर केमिकल एनर्जी का यूज कर रहा है और इलेक्ट्रॉन को चलवा रहा है। बोलो, समझ में आया ये पॉइंट सबको? यस मैम। ठीक है, तो सेल का काम अब तुम्हें मुझे लग रहा है दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि सेल का काम क्या है। सेल का काम है इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके भेजना, एनर्जी देके भेजना, है ना। एनर्जी दे रहा है, यहाँ पे एनर्जी दे रहा है, चलो फिर चले बेचारे की यहाँ तक आते आते एनर्जी गर्म, उसने कहा फिर लो एनर्जी, फिर चलो, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अंदर काम नहीं कर रहा है। अंदर कौन सी चीज हावी हो रही है? केमिकल रिएक्शन, ठीक है। नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर एक चीज और समझाएं।
ये थोड़ा अलग से नोट डाल के लिख लेना, मैंने तुम्हें बस समझाने के लिए समझाया ये चीज, इस सेल दिमाग में घुस जाएगी हो क्या रहा है। चलिए अब हेडिंग डालिए ईएमएफ। ईएमएफ इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसके नाम में फोर्स आ रहा है बट ये फोर्स है नहीं, ठीक है, इसके नाम में फोर्स है बट ये फोर्स है नहीं। तो ऐसा क्यों है कि इसके नाम में फोर्स आ रहा है, क्योंकि ये ना जब स्टार्टिंग में जैसे करंट थी, जैसे मैंने तुम्हें करंट के बारे में बताया था कि करंट को ना, करंट की डिस्कवरी बहुत पहले, इलेक्ट्रॉन वगैरह की डिस्कवरी हुई नहीं थी, उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी बन गई थी। तो करंट की डायरेक्शन मान ली गई थी कन्वेंशन से कि प्लस से माइनस की तरफ है। बाद में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ तो पता चला इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, कि वो जा रहा है पॉजिटिव की तरफ। तो अब करंट की तो डायरेक्शन वो मान चुके थे, ऐसे ही इसका नाम ना पहले ही तय हो चुका था, तब तक पता नहीं था कि है क्या। तो नाम उन्होंने, जब स्टार्टिंग के साइंटिस्ट इस पे रिसर्च कर रहे होंगे कि ये क्या लग रहा है क्या है, तो उन्होंने इसका नाम दे दिया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। बट एक्चुअल में ये है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इसकी यूनिट जो होती है वो वोल्ट होती है। समझ में आया, इसके नाम में फोर्स आ रहा है बट ये फोर्स है नहीं। फोर्स नाम क्यों आ रहा है, ड्यू टू द मतलब एक हिस्टोरिकल नेमिंग कर दी बचपन में ही। अब जैसे बचपन में ही पैदा हुए नाम रख दिया कोई अच्छा सा और काम अच्छे नहीं है तो नाम तो वही रहेगा ना, ठीक है। या नाम बेकार, वैसे बेकार तो नाम कोई रखता ही नहीं है, ठीक है। तो वही वाली बात है कि नाम पहले रख गया, काम बाद में समझ में आया कि हो क्या रहा है। तो अब देखो ईएमएफ होता क्या है बच्चों, ईएमएफ होता है कि अगर सेल, जैसे ये सेल था, अभी मैंने रब कर दिया सॉरी, ये रहा, ये सेल था, यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगे हैं 2, नेगेटिव हो गया ये पॉजिटिव हो गया। अगर ये किसी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड नहीं है, मतलब कि अगर मैंने यहाँ पर कोई सर्किट नहीं लगा रखा, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, तो इन दोनों के बीच में इस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, जबकि कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, करंट तो फ्लो तब होगी ना जब तुम इसे कनेक्ट करोगे, किसी चीज से पाथ दोगे, क्लोज सर्किट बनाओगे, ऊपर से वायर कुछ कंपोनेंट्स ऐड करोगे, रेजिस्टेंस लगाओगे, बल्ब लगाओगे, तभी तो। अगर तुमने इसको किसी से जोड़ा ही नहीं तो सर्किट तो कंप्लीट है ही नहीं। तो इस समय ओपन है सर्किट, कैसा है, ओपन है, कोई करंट इसमें फ्लो नहीं हो रही, लेकिन इस पे तो पोटेंशियल है, नेगेटिव है इस पे चार्ज और इस पे है पॉजिटिव। तो इस समय जो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है उसे सेल का ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। तो आप लिखोगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स या टू टर्मिनल्स ऑफ सेल व्हेन नो करंट फ्लोज, जब कोई करंट नहीं है। यानी कि सर्किट कैसा है बच्चों, ओपन सर्किट बोलते हैं इसे हम, जब करंट कैसी है, जीरो। इस समय करंट कैसी है, इस समय इसमें जीरो करंट है। तो इस समय सेल के जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बोलेंगे ई, ईएमएफ, ई से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। सिंबल क्या है इसका बच्चों, ई, और इसकी ऐसा यूनिट क्या है, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है तो ऐसा यूनिट है इसकी वो। क्लियर, नोट करो। कर लिया, नो मैम। करो बेटा। अब हेडिंग डालो इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल नहीं, अंदर की सेल के अंदर के रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। ऐसा यूनिट इसकी ओम ही होती है, ऐसा यूनिट इसकी ओम ही होती है, रेजिस्टेंस है यूनिट ओम ही होगी, ठीक है। अब होता क्या है देखो, ये जो सेल है
मान लो तुम मार्केट से कोई सेल खरीद के लाए नया और तुमने उसे सर्किट में जोड़ा। मान लो ये तुम्हारे पास बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है और तुमने इसमें लगा दिया सेल, ठीक है, और सेल तुम्हारा है मान लो 12 वोल्ट का, ठीक है। तो तुम्हारे हिसाब से इसे 12 वोल्ट मिलना चाहिए, तुम तो 12 वोल्ट का सेल खरीद के लाए ना, तो इस रेजिस्टेंस को या जो भी तुम चीज ऑपरेट कर रहे हो उसको पूरा 12 वोल्ट मिलना चाहिए, है ना। तो तुम कहोगे अच्छा बाई कैलकुलेशन इसे कितना मिलेगा, तो तुम कितनी करंट मिलेगी, तुम कहोगे कि या इसका रेजिस्टेंस मानो मत, रेजिस्टेंस 4 मान लिया, चलो इसका करंट बताओ कितनी मिलेगी। I इज इक्वल टू कितना मिलेगा 12/4, यानी कि 3 एम्पियर करंट इतनी जाएगी इसमें। अब बाई कैलकुलेशन देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम। तो आप कहोगे I कितना है 3, रेजिस्टेंस है 4, तो इसको पूरा 12 वोल्ट मिलना चाहिए, 12 वोल्ट। बट ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसा हो नहीं रहा है। जब आपने एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्व, और अब कैलकुलेशन से तो उसे पूरा 12 वोल्ट मिलना चाहिए, बट जब आपने ऑब्जर्वेशन की, तो जब ऑब्जर्वेशन की गई तो ये देखा गया कि 12 वोल्ट का सेल है बट करंट 3 नहीं 2 बह रही है, और जो वोल्टेज है वो 12 की जगह 8 वोल्ट मिल रहा है। तो कह रहा है ऐसा क्यों हुआ। जब प्रैक्टिकली ऑब्जर्व, क्योंकि कैलकुलेशन सिर्फ थोड़ी ना करनी है, फिजिक्स में तो प्रैक्टिकल भी है, तो कैलकुलेशन से आया ये और ऑब्जर्व किया गया ये, ठीक है। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या हुआ कि भाई ऑब्जर्व ऐसा हो रहा है और 8 वोल्ट, बाकी का 4 कहाँ गया। तो बाकी का 4 वोल्ट जो है वो चला, वो बैटरी ने अपने इंटरनल रेजिस्टेंस को दे दिया। किसको दे दिया, बैटरी ने। उसका कहाँ पे चला गया कि बैटरी के अंदर जो सोल्यूशन है, तो इलेक्ट्रॉन को जाना पड़ रहा है ना एक जगह से दूसरी जगह अंदर भी, तो जब अंदर सेल के इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो थोड़ा बहुत अंदर का जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो सेल के अंदर का मटेरियल है ना, जो सेल के अंदर हमने सोल्यूशन डाला था, वो क्या ऑफर कर रहा है, रेजिस्टेंस। उस सेल के अंदर के रेजिस्टेंस को, बाहर के नहीं, ये तो बाहर हो गया, ये तो एक्सटर्नल हो गया, सेल का अंदर के रेजिस्टेंस में वो वोल्टेज खा जा रहा है, करंट। समझ में आ रही बात या नहीं। मतलब लिखा है 12 वोल्ट बट दे 8 रहा है, कहाँ जा रहा है 4, इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका सेल का, ठीक है। वो कह रहा है कि 8 ये खा रहा है, 4 ये खा रहा है और 8 मैं इसको दे रहा हूँ।